हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पत्ती में अंतर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एक बीजपत्री द्विबीजपत्री तना के अंतर के बारे में हमने आपको समझाया था। अब देखते हैं एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पत्ती में क्या अंतर होता है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11 जीव विज्ञान का 6वां चैप्टर पुष्पीय पादपों का शरीर के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों में अंतर के बारे में। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे द्विबीजपत्री पत्ती के बारे में। देखें ध्यान से, पृष्ठाधार पत्ती, पृष्ठाधार पत्ती अर्थात द्विबीजपत्री डाइकॉट लीफ। पृष्ठाधार पत्ती के फलक की लंबवत काट, ठीक है। अगर द्विबीजपत्री लीफ अर्थात डाइकॉट लीफ का उसके फलक का लेमिना का लंबवत काट लिया जाए तो उसमें 3 प्रमुख भाग, ठीक है, दिखाई देंगे। पृष्ठाधार पत्ती के फलक की लंबवत काट में 3 प्रमुख भाग दिखाई देते हैं और वे 3 प्रमुख भाग कौन होते हैं? बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, पर्णमध्योतक मेसोफिल तथा संवहन तंत्र वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो जब भी आप पृष्ठाधार पत्ती के फलक का लंबवत काट लेंगे तो इसमें 3 मेन पार्ट, 3 प्रमुख भाग दिखाई देंगे। बाह्य त्वचा होगा, पर्णमध्योतक होगा और संवहन तंत्र होगा, ठीक है। बाह्य त्वचा कैसा होगा तो पहले देख लेते हैं तीनों भागों को फिगर में, बाह्य त्वचा, पर्णमध्योतक, संवहन तंत्र को। तो ध्यान से देखें, यह एक द्विबीजपत्री डाइकॉट का लीफ है जिसमें 3 भाग होते हैं। एपिडर्मिस होता है बाह्य त्वचा, उसके बाद होता है मेसोफिल, ठीक है, मेसोफिल होता है और होता है संवहन सिस्टम वैस्कुलर सिस्टम्स, ठीक है, संवहन तंत्र। तो यह आपका संवहन तंत्र है और यह आपका बाह्य त्वचा है और यह है आपका मेसोफिल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के ऊतक को मेसोफिल कहेंगे, ठीक है। यह आपकी बाह्य त्वचा हो गई और यह हो गई संवहन तंत्र, ठीक। तो पहले हम पढ़ते हैं बाह्य त्वचा के बारे में। तो बाह्य त्वचा आप देख रहे हैं 2 भागों में बटा है, ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा, ठीक है, जिसे कहते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस और अबैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। तो आइए देखते हैं हिंदी में। देखें, पृष्ठाधार पत्ती के फलक की लंबवत काट 3 प्रमुख भाग जैसे कि बाह्य त्वचा, पर्णमध्योतक और संवहन तंत्र दिखते हैं, ठीक। बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह तथा निचली सतह को घेरे रहती है उस पर क्यूटिकल होता है, ठीक है। तो बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों को घेरे रहती है उसके ऊपर क्या पाया जाता है? क्यूटिकल पाया जाता है। आप देख सकते हैं बाह्य त्वचा जो है ऊपरी सतह पर भी है और निचले सतह पर भी है, ठीक है, जिसके ऊपर यह आपकी क्यूटिकल दिखाई दे रही है। क्यूटिकल है, निचले सतह पर भी क्यूटिकल है, ठीक। जो ऊपरी बाह्य त्वचा है उसको क्या कहते हैं? अभ्यक्ष बाह्य त्वचा कहते हैं। ऊपरी बाह्य त्वचा को अभ्यक्ष बाह्य त्वचा कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस, एडैक्सियल एपिडर्मिस। और निचली बाह्य त्वचा को अपाक्ष बाह्य त्वचा कहते हैं, अबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। तो ऊपरी बाह्य त्वचा जिसे एडैक्सियल एपिडर्मिस कहेंगे और निचली बाह्य त्वचा को अबैक्सियल एपिडर्मिस कहेंगे, जिनके ऊपर क्या पाया जाता है? क्यूटिकल पाया जाता है। तो बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह तथा निचली सतह को घेरे रहती है उस पर क्यूटिकल होता है। निचली बाह्य त्वचा पर ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक संख्या में होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो निचली बाह्य त्वचा है ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक संख्या में होते हैं। ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो रंध्र अगर देखा जाए तो ऊपरी बाह्य त्वचा यह अपर एपिडर्मिस जो है एडैक्सियल एपिडर्मिस और यह लोअर एपिडर्मिस अबैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। तो जो निचली बाह्य त्वचा है इस पर अधिक संख्या में रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं निचली बाह्य त्वचा पर। और ऊपरी बाह्य त्वचा पे रंध्र हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ऊपरी बाह्य त्वचा जो एडैक्सियल एपिडर्मिस है वहाँ पे रंध्र हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो निचली बाह्य त्वचा है यहाँ पे रंध्र की संख्या अधिक होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह
और निचली सतह को घेरे रहती है उस पर क्यूटिकल होता है। निचली बाह्य त्वचा पर ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक संख्या में होते हैं। ऊपरी सतह पर रंध्र भी, ठीक है, नहीं भी हो सकते हैं। ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकते हैं। ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा के बीच स्थित सभी ऊतक को पर्णमध्योतक कहते हैं। ठीक है, ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा के बीच में स्थित सभी ऊतक को क्या कहते हैं? पर्णमध्योतक कहते हैं, मीजोफिल कहते हैं। ठीक है, यह आपका एडैक्सियल एपिडर्मिस, अबैक्सियल एपिडर्मिस, ऊपरी बाह्य त्वचा निचली बाह्य त्वचा के बीच में जो भी आप देख रहे हैं ये ऊतक हैं, इनको कहते हैं मीजोफिल। क्या कहा जाता है? मीजोफिल कहा जाता है, पर्णमध्योतक कहा जाता है। ठीक है, इनको मीजोफिल कहेंगे इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे पर्णमध्योतक। ठीक है, पर्णमध्योतक, ठीक है, पत्ती के मध्य में ऊतक अर्थात पर्णमध्योतक। पर्णमध्योतक जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, पर्णमध्योतक जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो हरे कलर के हैं, वो क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण करेंगे, भोजन बनाएंगे। पैरेन्काइम कोशिकाओं के बनते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यह मीजोफिल पर्णमध्योतक जो हरे कलर के हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं जो भोजन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। ठीक, और यह किस कोशिका के बने होते हैं? यह पर्णमध्योतक जो है पैरेन्काइमा कोशिका के बने होते हैं, मृदुतक के बने होते हैं। पैरेन्काइमेटस होते हैं, पैरेन्काइमा कोशिका के बने होते हैं, मृदुतक के बने होते हैं। अब यह जो पर्णमध्योतक यह दो तरह के होते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं खड़े खड़े हैं खंभे के आकार के। ठीक है, जिसे पैलिसेड मीजोफिल कहते हैं, पैलिसेड मीजोफिल कहते हैं। और यह गोल गोल आप देख रहे हैं, इसे आपको स्पॉन्जी मीजोफिल कहते हैं। ठीक है, तो मीजोफिल भी दो टाइप्स के होते हैं, पैलिसेड मीजोफिल और स्पॉन्जी मीजोफिल। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से, इनमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, खम्भ पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा। ठीक है, तो यह आपकी खम्भ पैरेन्काइमा है जो आप देख रहे हैं खंभे की तरह है, खड़ी खड़ी, पैलिसेड मीजोफिल, खम्भ पैरेन्काइमा। और यह स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, स्पॉन्जी मीजोफिल जो गोल गोल संरचना में आप देख रहे हैं, स्पॉन्जी मीजोफिल। तो मीजोफिल भी आप देख रहे हैं दो भागों में बटा हुआ है, खम्भ पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक, देखे ध्यान से। तो आपने देखा कि जो पृष्ठाधार पत्ती है अर्थात द्विबीजपत्री जो पत्ती है, उसके फलक के लंबवत काट में तीन प्रमुख भाग जैसे कि बाह्य त्वचा, पर्णमध्योतक और संवहन तंत्र दिखते हैं। बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह और निचली सतह को घेरे रहती है उस पर क्यूटिकल होता है। ठीक है, बाह्य त्वचा जो ऊपरी सतह होती है उसे अभ्यस्त बाह्य त्वचा कहते हैं। ठीक है, एडैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। और अपाक्ष बाह्य त्वचा नीचे वाले को कहते हैं अबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। निचली बाह्य त्वचा पर ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र बहुत अधिक संख्या में होते हैं। ठीक है, तो जो ऊपरी बाह्य त्वचा होती है उस पर रंध्र कम होते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन निचली सतह पर रंध्र अधिक होते हैं। ऊपरी सतह पर रंध्र नहीं भी हो सकते हैं। ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच स्थित सभी ऊतक को पर्णमध्योतक कहते हैं। ठीक है, ऊपर और निचली बाह्य त्वचा के बीच में स्थित ऊतक को पर्णमध्योतक कहते हैं। पर्णमध्योतक जिनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ये पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बनते हैं, मृदुतक से बनते हैं। ठीक है, और इनमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इनमें जो है दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं पर्णमध्योतक में, खम्भ पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा। खम्भ पैरेन्काइमा कैसे होंगी? खम्भ पैरेन्काइमा ऊपरी बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होती हैं। इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, ये लंबवत समांतर होती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि खम्भ पैरेन्काइमा जो है ऊपरी बाह्य त्वचा के ठीक नीचे होती हैं, यह लंबवत समांतर होती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि खम्भ पैरेन्काइमा ऊपरी बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होते हैं, इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, लंबवत समांतर होती हैं। जबकि स्पंजी पैरेन्काइमा खम्भ कोशिकाओं के नीचे होती हैं। स्पंजी पैरेन्काइमा खम्भ कोशिकाओं के नीचे होती हैं और निचली बाह्य त्वचा तक जाती हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अंडाकार और गोल होती हैं। ठीक है, तो आप देखें स्पंजी पैरेन्काइमा
में देखें यह खम्भ पैरेन्काइमा के नीचे होती हैं और निचली सतह तक जाती हैं। इनकी कोशिकाएं गोलाकार और अंडाकार होती हैं, गोलाकार और अंडाकार होती हैं स्पंजी पैरेन्काइमा का। बीच बीच में आप देख रहे हैं बहुत सारे खाली स्थान होते हैं, ठीक है, खाली स्थान होते हैं जिनको एयर कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो हाँ देखें ध्यान से, ये लंबवत समांतर होती हैं। स्पंजी पैरेन्काइमा खम्भ कोशिकाओं के नीचे होती हैं और निचली बाह्य त्वचा तक जाती है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं अंडाकार और गोल होती हैं, अंडाकार होती हैं अथवा गोल होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच बहुत खाली स्थान तथा वायुगुहिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इन कोशिकाओं के बीच में बहुत खाली स्थान होता है तथा वायुगुहिकाएं होती हैं। अब आते हैं संवहन बंडल के बारे में। तो आप देखें यहाँ पे यह संवहन बंडल है, वैस्कुलर बंडल है, ठीक है, जिसमें आपको जाइलम और फ्लोएम दिख रहा है, जाइलम है फ्लोएम है। ठीक है, बंडल शीथ भी आप देख रहे हैं, यह बंडल शीथ है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो संवहन तंत्र में, वैस्कुलर सिस्टम में संवहन बंडल होते हैं। संवहन तंत्र में क्या होता है? संवहन बंडल होते हैं। इन बंडल सिराओं तथा मध्य सिरा, संवहन बंडल का माप सिराओं के माप पर आधारित होता है। ठीक है, तो संवहन तंत्र में संवहन बंडल होते हैं। इन बंडल सिराओं तथा मध्य सिरा संवहन बंडल का माप, ठीक है, तो ये जो बंडल सिरा हैं और मध्य सिरा संवहन बंडल का जो माप होगा वह सिराओं के माप पर आधारित होता है। ठीक है, तो बंडल सिराओं तथा मध्य सिरा संवहन बंडल का माप किस पर आधारित होता है? सिराओं के माप पर आधारित होता है। ठीक, तो संवहन तंत्र में संवहन बंडल होते हैं। इन बंडल सिराओं तथा मध्य सिरा संवहन बंडल का माप सिराओं के माप पर आधारित होता है। सिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री पत्तियों की जालिका विन्यास से भिन्नता होती है। ठीक है, तो जो सिराओं की मोटाई होती है वह द्विबीजपत्री पत्तियों की जालिका सिरा विन्यास में भिन्न होती है। सिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री पत्तियों की जालिका सिरा विन्यास से क्या होती हैं? भिन्न होती हैं, डिफरेंट होती हैं। संवहन बंडल संयुक्त बाइफ्लोएमी तथा मध्य आदि दारुक होते हैं। संवहन बंडल कैसे होते हैं? संवहन बंडल जो होते हैं वे संयुक्त होते हैं, बाइफ्लोएमी तथा मध्य आदि दारुक होते हैं। संवहन, ठीक है, प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर मोटी भित्त वाली कोशिकाओं की परत होती है जो सघन होती है। ठीक है, प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर आप देख रहे हैं मोटी भित्त की परत होती है जो सघन होती है, इसको बंडल शीथ कहते हैं। ठीक है, बंडल शीथ कहते हैं। देखिए ध्यान से, तो आप देख रहे हैं कि संवहन तंत्र में संवहन बंडल होते हैं। इन बंडल, ठीक है, इन बंडल सिराओं तथा मध्य सिरा संवहन बंडल का माप जो है वह सिराओं के माप पर आधारित होता है। ठीक है, सिराओं की मोटाई जो है वह द्विबीजपत्री पत्तियों की जालिका सिरा विन्यास में भिन्न होती है। सिराओं की मोटाई द्विबीजपत्री पत्तियों की जालिका सिरा विन्यास में भिन्न होती है। संवहन बंडल कैसे होते हैं? तो संवहन बंडल जो हैं वह संयुक्त बाइफ्लोएमी तथा मध्य आदि दारुक होते हैं। संवहन बंडल संयुक्त बाइफ्लोएमी तथा मध्य आदि दारुक होते हैं। प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की परत होती है जो सघन होती है। ठीक है, तो प्रत्येक संवहन बंडल के चारों ओर मोटी भित्त वाली कोशिकाओं की एक परत होती है जो सघन होती है। इसे बंडल आच्छद कहा जाता है। ठीक है, इस मोटी परत को क्या कहा जाता है? बंडल आच्छद कहा जा सकता है। ये आप देखें ध्यान से, यह आपका बंडल आच्छद है जो एक मोटी परत के रूप में है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, तो बंडल आच्छद को आपने देखा जो कैसी है? एक मोटी परत के रूप में है। देखें ध्यान से, तो यह था द्विबीजपत्री पौधे के पत्ती की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब आते हैं एक बीजपत्री पत्ती में। द्विबीजपत्री में आपने क्या देखा? या आपने यह देखा कि सबसे बाहर जो है बाह्य त्वचा होती है। ठीक है, जो अभ्यस्त बाह्य त्वचा और अपाक्ष बाह्य त्वचा में बटी होती है। उसके बाद जो है पर्णमध्योतक होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं खम्भ पर्णमध्योतक और एक होते हैं स्पंजी पर्णमध्योतक। ठीक है, और इनमें बाह्यगोहिकाएं पाई जाती हैं, बाह्यगोहिकाएं पाई जाती हैं। उपरंध्री, ठीक है, निचले सिरे पर जो है रंध्र ज़्यादा होते हैं, ऊपर सिरे पर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फिर आपने देखा संवहन तंत्र के बारे में। संवहन तंत्र जो है जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं और बंडल आच्छद पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक बीजपत्री। ठीक है, एक बीजपत्री पत्ती के बारे में, तो ध्यान से समझें आप। एक बीजपत्री पत्ती कैसी होती है? तो एक समृद्ध पार्श्व पत्ती का शारीर
तथा पृष्ठाधार पत्ती का शरीर अधिकांशतः समान होता है। ठीक है, एक बीजपत्री पत्ती का शरीर और पृष्ठाधार पत्ती अर्थात द्विबीजपत्री का शरीर अधिकांशतः क्या होता है, समान होता है, लेकिन इनमें कुछ भिन्नता देख सकते हैं। एक समृद्ध पार्श्व पत्ती का शरीर तथा पृष्ठाधार पत्ती का शरीर अधिकांश समान ही है, लेकिन उनमें कुछ भिन्नता भी देख सकते हैं। इनमें ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होती है। ठीक है, तो इनमें ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होती है। ठीक है, तो यह आपका एक बीजपत्री पत्ती है जिसमें ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा पर एक समान रूप से क्यूटिकल पाया जाता है और उनमें दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या लगभग समान होती है। एक बीजपत्री पत्ती में दोनों सतहों पर रंध्रों की संख्या लगभग समान होती है, जबकि द्विबीजपत्री में निचली सतह पर रंध्र ज्यादा होते हैं, ऊपरी सतह पर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कम संख्या में होते हैं। ठीक है, तो एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पत्ती लगभग समान होती है, लेकिन इनमें कुछ भिन्नता होती है। पहला कि इनमें ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होता है। ठीक है, एक बीजपत्री में क्या होता है, ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होता है और दोनों सतहों पर रंध्रों की संख्या समान होती है। ठीक है, घास में देखते हैं कैसी होती है। घास में ऊपरी बाह्य त्वचा कुछ कोशिकाएं लंबी, खाली और रंगहीन होती है। घास में जो है ऊपरी बाह्य त्वचा की कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वे लंबी, खाली और रंगहीन होती हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं को आवर्ध त्वक कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, आवर्ध त्वक कोशिका, बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। तो आप देख रहे हैं घास में क्या होता है, घास में ऊपरी बाह्य त्वचा कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वे कैसी होती हैं, लंबी होती हैं। ठीक है, लंबी होती हैं, इम्पटी होती हैं, खाली होती हैं और कलरलेस होती हैं, रंगहीन होती हैं। इन कोशिकाओं को आवर्ध त्वक कोशिका कहते हैं, बुलीफॉर्म सेल कहा जाता है। ठीक है, जब कोशिकाएं स्फीत होती हैं, ठीक है, जब कोशिकाएं कैसी हों, स्फीत हों, तब ये कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायता करती हैं। ठीक है, तो जब कोशिकाएं स्फीत होती हैं तब ये कोशिकाएं जो हैं मुड़ी हुई पत्तियों को खुलने में सहायता करती हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की अधिक दर होने पर, जब वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, पानी ज़्यादा उड़ता है भाप के रूप में, ठीक है, वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है, तो वाष्पोत्सर्जन की अधिक दर होने से ये पत्तियां वाष्पोत्सर्जन की दर कम करने के लिए मुड़ जाती हैं। तो पत्तियां क्यों मुड़ जाती हैं, तो वाष्पोत्सर्जन जो दर है उसको कम करने के लिए पत्तियां मुड़ जाती हैं। ठीक है, एक बीजपत्री की पत्तियों में सिरा विन्यास समांतर होता है। एक बीजपत्री की पत्तियों में सिरा विन्यास कैसा होता है, समांतर होता है, जबकि द्विबीजपत्री में जालिकावत सिरा विन्यास होता है। ठीक है, द्विबीजपत्री में आपने देखा कि सिराओं की मोटाई द्विबीजपत्रियों की पत्तियों की जालिका सिरा विन्यास में भिन्न होती है। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं कि एक बीजपत्री की पत्तियों में सिरा विन्यास समांतर होता है। इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती की लंबवत काट में देखते हैं, जिसमें संवहन बंडल का माप भी एक समान होता है। ठीक है, तो एक बीजपत्री पत्तियों में सिरा विन्यास कैसा होगा, समांतर होगा। कब जानेंगे, जब आप जो है पत्ती की लंबवत काट देखेंगे जिसमें संवहन बंडल की माप भी एक समान होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था एक बीजपत्री और दो बीजपत्री पत्तियों के बारे में। आइए अब देखते हैं डिफरेंस क्या होता है एक बीजपत्री और दो बीजपत्री पत्तियों में। तो आप ध्यान से समझें, एक बीजपत्री दो बीजपत्री पत्तियों में क्या डिफरेंस होता है, देखें ध्यान से। द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पत्तियों में डिफरेंस, डाइकाट लीफ और मोनोकाट लीफ में क्या डिफरेंस है। तो पहला देखते हैं पत्ती के प्रकार, टाइप ऑफ लीफ के बारे में। तो द्विबीजपत्री पत्ती है तो वह पृष्ठाधारी होती है। ठीक है, पृष्ठाधारी होती है, डार्सी वेंट्रल होती है, जबकि एक बीजपत्री जो है समद्विपार्श्व होती है, आइसोबाइलेटरल होती है। ठीक है, द्विबीजपत्री पत्ती कैसी होती है, पृष्ठाधारी होती है, डार्सी वेंट्रल होती है, जबकि एक बीजपत्री पत्ती जो है आइसोबाइलेटरल होती है, अर्थात समद्विपार्श्विक होती है। रंध्र अगर देखें स्टोमेटा, तो द्विबीजपत्री में निचली बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं हाइपोस्टोमेटिक। ठीक है, निचली बाह्य त्वचा पर रंध्र पाए जाते हैं, हाइपोस्टोमेटिक होता है, और एक बीजपत्री में ऊपरी तथा निचली दोनों बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं, अर्थात एम्फीस्टोमेटिक होता है।
ठीक है। तो एक बीजपत्री पत्ती एम्फीस्टोमेटिक होती है, जबकि द्विबीजपत्री पत्ती कैसी होती है, हाइपोस्टोमेटिक होती है। पर्णमध्योतक मिजोफिल कैसा होता है, तो दोनों प्रकार के उतियों का बना होता है, अर्थात इसमें पैलिसेड पैरेन्काइमा खम्भ मृदुतक और स्पंजी मृदुतक स्पांजी पैरेन्काइमा पाए जाते हैं, ठीक है। एक बीजपत्री में केवल स्पांजी मृदुतक ही पाए जाते हैं, केवल एक बीजपत्री में स्पांजी पैरेन्काइमा ही पाए जाते हैं। स्पंजी मृदुतक में बड़े अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं, ठीक है। द्विबीजपत्री पत्ती में जो स्पांजी मृदुतक होते हैं, स्पांजी पैरेन्काइमा होते हैं, उनमें बड़े अंतराकोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। स्पंजी मृदुतक में बहुत कम और छोटे अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं, ठीक है। एक बीजपत्री पत्ती में जो स्पंजी मृदुतक होता है, स्पंजी पैरेन्काइमा होता है, उसमें बहुत कम और छोटे अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पत्ती में क्या अंतर है। तो पहला आपने देखा पत्ती के प्रकार में अंतर है, टाइप ऑफ लीफ में। द्विबीजपत्री पत्ती जो है डार्सी वेंट्रल होती है, जबकि एक बीजपत्री क्या होती है, आइसोबाइलेटरल होती है, ठीक है। पृष्ठाधारी होती है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री होती है समद्विपार्श्विक होती है। रंध्र में तो रंध्र आपने देखा द्विबीजपत्री जो है हाइपोस्टोमेटिक होती है, जबकि एक बीजपत्री जो है एम्फीस्टोमेटिक होती है, अर्थात द्विबीजपत्री में निचली बाह्य त्वचा पर रंध्र पाए जाते हैं और एक बीजपत्री में ऊपर और निचली दोनों बाह्य त्वचा पर रंध्र पाए जाते हैं। पर्णमध्योतक में आपने देखा कि द्विबीजपत्री पत्ती में दो प्रकार के ऊतकों का बना होता है, जबकि एक बीजपत्री जो है एक प्रकार के ऊतक का बना होता है। दो प्रकार के ऊतक द्विबीजपत्री में कौन होते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा, और एक बीजपत्री में केवल कौन होते हैं, स्पांजी पैरेन्काइमा होते हैं, ठीक है। स्पांजी पैरेन्काइमा में बड़े अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं और इसमें स्पांजी पैरेन्काइमा में बहुत कम और छोटे अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं, ठीक है। अगला अंतर देखें बंडल सीथ के बारे में, ठीक है। बंडल छाद के बारे में तो द्विबीजपत्री पत्ती में मृदुतक का बना होता है, पैरेन्काइमा का बना जो है बंडल सीथ होता है, बंडल छाद होता है, जबकि एक बीजपत्री में मृदुतक की बनी होती है, ठीक है। इसमें भी मृदुतक बनी होती है, दृढ़ ऊतक केवल ऊपर और नीचे सिरों पर पाया जाता है, ठीक है। तो एक बीजपत्री पत्ती में बंडल सीथ में दृढ़ ऊतक भी पाया जाता है, लेकिन केवल ऊपर और नीचे के सिरों पर होता है। बाकी जो है किससे बने होते हैं, मृदुतक से भी बने होते हैं, पैरेन्काइमा से, ठीक है। संवहन मंडल के ऊपर और नीचे की ओर मृदुतक अथवा स्थूल कोलूतक की कुछ कोशिकाएं बाह्य त्वचा तक फैली रहती हैं। द्विबीजपत्री में क्या होता है, संवहन मंडल के ऊपर और नीचे की ओर मृदुतक अथवा स्थूल कोलूतक की कुछ कोशिकाएं बाह्य त्वचा तक फैली होती हैं, और एक बीजपत्री पत्ती में संवहन मंडल के ऊपर नीचे की ओर दृढ़ ऊतक कि कुछ कोशिकाएं बाह्य त्वचा तक फैली होती हैं, ठीक है। तो द्विबीजपत्री में आप देख रहे हैं कि संवहन मंडल के ऊपर नीचे की ओर मृदुतक और स्थूल कोलूतक की कोशिकाएं जो हैं बाह्य त्वचा तक फैली हैं, लेकिन एक बीजपत्री में जो है संवहन मंडल के ऊपर और नीचे दृढ़ ऊतक स्क्लेरेन्काइमा की कुछ कोशिकाएं बाह्य त्वचा तक फैली हैं। लास्ट में बुलीफार्म कोशिकाएं जो हैं वे इसमें नहीं पाई जाती हैं द्विबीजपत्री पत्ती में, लेकिन एक बीजपत्री पत्ती में बुलीफार्म कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। फिगर में डिफरेंस, तो आप फिगर में डिफरेंस देख सकते हैं, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। इसमें जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री थी, आपका डाइकाट लीफ है और यह मोनोकाट लीफ है, द्विबीजपत्री है और एक बीजपत्री है। इसमें ऊपर आप देख सकते हैं अपर एपिडर्मिस दोनों में है, क्यूटिकल जो है ऊपर भी है नीचे भी, लेकिन इसमें क्या होता है एक समान रूप से पाया जाता है एक बीजपत्री पत्ती में क्यूटिकल, और इसमें एक समान रूप से नहीं पाया जाता है। ऊपर आप देख रहे हैं क्यूटिकल के बाद अपर एपिडर्मिस, ठीक है, नीचे लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस में आप देख रहे हैं स्टोमेटा है, लेकिन इसमें जो है अपर एपिडर्मिस एक बीजपत्री में, ठीक है, मोनोकाट लीफ में ऊपर भी है स्टोमेटा और नीचे भी है, लेकिन डाइकाट में ऊपर स्टोमेटा नहीं दिख रहा है, नीचे स्टोमेटा है, ठीक है। बंडल सीथ आप देख रहे हैं, बंडल सीथ है, जाइलम फ्लोएम आप देख रहे हैं, स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है, ठीक है। और इसमें आप देखें, इसमें जो है आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे बुलीफार्म सेल्स पाए जाते हैं, जो कि द्विबीजपत्री पत्ती में नहीं पाई जाती हैं बुलीफार्म सेल, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा का इसमें बना हुआ है, ठीक है। फ्लोएम है, जाइलम है, बंडल सीथ आप देख रहे हैं, ये बंडल सीथ पाई जा रही हैं, बंडल सीथ ये आप देख रहे हैं, ये आपकी बंडल सीथ है, ठीक है, यह आपका जाइलम है, सब स्टोमेटल चेम्बर इसमें पाए जाते हैं। तो यह स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पत्ती की होता है। ओके स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।